नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास में मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं। आपको याद होगा पिछली 2 क्लासेस के अंदर मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको करने की टिप्स आपको बता रहा था। यानी मैं वो पॉइंट्स बता रहा था जो आपको पता होने चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को करते हुए। तो जिसमें मैंने आपको PQRS को सॉल्व करने के तरीके भी बता दिए, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के भी तरीके बता दिए। अब हमारे पास एक तीसरा तरीके का क्वेश्चन आता है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। अब उसको करने के क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, मैं सारी बातें आज की क्लास में करने वाला हूं। यानी आप मान के चलिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस एक क्लास में मैं रखूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इसमें आपको एक पूरा का पूरा पैसेज टाइप से दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसेज। अब इसमें कोई वर्ड वगैरह मिसिंग वगैरह नहीं किए जाएंगे। कभी कभी होता है कि दोनों को मिक्स भी कर देता है एग्जामिनर, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अभी अगर मैं बात करूं तो CGL मेंस जो अभी हुआ है 2024 वाला, तो इसमें देखा गया है उस तरीके के क्वेश्चन भी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में क्लोज टेस्ट को और जो एक तरीके से पैसेज होता है दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट केवल अभी मैं क्लोज टेस्ट ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, तो मैं बस केवल रीडिंग पैसेज की बात करूंगा। नॉर्मली एक जनरल टर्म में वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखना, एक आपको पैसेज दे रखा होगा, उसमें कोई भी लाइन वगैरह कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसेज टाइप से दे रखा होगा आपको। अब उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं, तो मेरे भाई देखो, मैंने यहां पे कुछ प्रकार के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। मोस्टली जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं में से बन जाते हैं। ये मैंने यहां पे लगभग 8 प्रकार के प्रश्न यहां पे लिख रखे हैं। और मेरे भाई आप ये मान के चलो, आप कभी भी नोटिस करना इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब कैसे पूछे जाते हैं, क्या तरीका होता है इनको अटेम्प्ट करने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि भाई क्या करता है एग्जामिनर, जो आपको पैसेज दे रखा होता है, जो आपको पैसेज दे रखा होता है उस पैसेज की थीम पूछ लेता है। तो देखो एग्जामिनर पूछेगा किस किस तरीके से। कई बार वो लिख के दे देता है कि भैया बताओ जो आपका ये पैसेज है वो मेनली अबाउट विच थिंग, यानी किस चीज के बारे में है। तो मेनली अबाउट करके लिख के पूछ लेता है, या कभी कभी मेन आइडिया करके लिख के पूछ लेता है, या कभी कभी सेंट्रल आइडिया लिख के पूछ लेता है, या कभी कभी मेन थीम लिख के पूछ लेता है। कभी आइडिया या केवल थीम लिख के भी पूछ सकता है। कई बार लोगों ने देखा भी है इस टाइप का क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा है। तो थीम पूछे, मेन थीम पूछे, सेंट्रल थीम पूछे, या सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, मेनली अबाउट, ये सारे के सारे प्रश्न एक ही तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं कि इनका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो मेरे भाई ये जो पहले वाला क्वेश्चन है इसका आंसर निकालने का तरीका ये होता है कि जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ने पर आपको एक ऐसी बात समझ में आएगी जिस पर वो पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड होगा। बस वही बात आपकी सेंट्रल थीम होगी। यानी पूरे पैसेज के अंदर जिस भी चीज के बारे में बात की गई होगी उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कि पूरे के पूरे पैसेज को कवर कर रहा होगा, वही उसकी सेंट्रल थीम कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मेरे दोस्त टाइटल, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया कि पूरे के पूरे पैसेज का एक ऐसा भाग जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, या पूरे पैसेज के बारे में जिस चीज की बात हो रही होती है उसी को कहा जाता है मेन थीम। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं टाइटल की। देखो टाइटल का मतलब होता है
जो आपका टाइटल होता है, टाइटल का मतलब होता है जैसे मान लो हमने आपको कोई पैसेज दिया। अब ये पैसेज के अंदर जिस भी चीज की बात की गई होगी, अब ऐसा नहीं कि ऊपर बात कर ली नीचे बात ही नहीं है उस चीज की, ऐसे नहीं। मतलब पूरे के पूरे पैसेज में जिस चीज की बात की गई होगी उसी चीज को हम लोग उस पैसेज का टाइटल बना देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक पैसेज दिया और इस पैसेज में मैंने महाकुंभ के बारे में पूरी डिटेल आपको रख के दे दी। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो भैया इसका टाइटल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पूरे पैसेज के अंदर महाकुंभ की बात की होगी, तो उसका टाइटल जो बनेगा वो महाकुंभ से रिलेटेड ही बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल मेले से रिलेटेड बना दूंगा या केवल एक तरीके से पिलग्रिम से बना दूंगा, गलत नहीं हो जाएगा। केवल तीर्थ स्थान से रिलेटेड थोड़ी ना बना दूंगा, मैं तो महाकुंभ की बात कर रहा हूं, तो महाकुंभ को इंक्लूड करना पड़ेगा टाइटल के अंदर। तो समझ में आ गई बात। टाइटल का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पैसेज से हम जिस चीज की बात कर रहे होते हैं उस चीज को यहाँ पे टाइटल के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लिए लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक और मैंने आपको पैसेज दिया और इस पैसेज के अंदर मैंने सिल्क प्रोडक्शन की बात की, मतलब रेशम उत्पादन किस प्रकार से होता है, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है भारत के अंदर, सारी बातें मैंने आपसे की रेशम उत्पादन के बारे में। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, बताइए व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि पूरे के पूरे पैसेज में बात किस चीज की हुई। अब आप कहेंगे भैया अभी तो आपने बताया कि ये पैसेज आपने रेशम उत्पादन के ऊपर दिया है, तो बस मेरे भाई इसका जो टाइटल बनेगा वो सिल्क प्रोडक्शन बन जाएगा या सिल्क इंडस्ट्री बन जाएगा। यानी ऐसा टाइटल हम ढूंढेंगे जो कि पूरे के पूरे पैसेज को कवर कर रहा हो। क्लियर मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब कुछ बातें जो मेरी आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, टाइटल कभी भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, टाइटल आपका कभी भी एक क्लाउज की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब टाइटल के अंदर आप क्लाउज वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे, कहीं पता चले क्लाउज की फॉर्म में लिख दे। टाइटल जो होता है हमेशा आपका वो या तो एक वर्ड का हो सकता है या मेरे भाई फ्रेज के रूप में हो सकता है, बट क्लाउज के रूप में टाइटल नहीं बनेगा आपका, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। और बड़ा टाइटल, टाइटल का मतलब ही यही है कि कुछ एक चुनिंदा ऐसे वर्ड्स जो कि पूरे के पूरे पैसेज को रिप्रेजेंट कर दें कि भाई इस पैसेज के अंदर इस चीज की बात है। ठीक है ना। ये टाइटल और सेंट्रल थीम में डिफरेंस भी होता है, मतलब थीम के अंदर तो आप क्लाउज वगैरह इंक्लूड कर सकते हो बट लेकिन टाइटल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जिसमें आपसे टोन पूछी जाती है। अब टोन को लेके बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं असल में जो ये टोन वाले क्वेश्चन होते हैं ये किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, हम दोनों ही बात करते हैं इनके बारे में। ध्यान से मेरी बात समझ। जो ये टोन वाला क्वेश्चन होता है इसको पूछने के लिए एग्जामिनर कई तरीके की चीजें इस्तेमाल करता है। एग्जामिनर टोन ऑफ द पैसेज भी लिख के दे सकता है या टोन की जगह पे कुछ और वर्ड भी लिख के दे सकता है। जैसे कॉन्टेक्स्ट आपसे लिख के दे देगा, पूछ लेगा कि भैया कॉन्टेक्स्ट बताओ पैसेज का क्या है। या कई बार हो सकता है कि मूड लिख के पूछ ले, मतलब ये टोन की जगह पे कई बार क्या हो सकता है मूड लिख के पूछ सकता है। या कई बार हो सकता है कि इसकी जगह पे चीजें और चेंज कर दे, टाइप लिख के पूछ ले। तो ये चीजें हैं। अब आप कैसे पता चलेगा कि भैया पैसेज की टोन क्या है, पैसेज का मूड, कॉन्टेक्स्ट, टाइप, ये तीनों चारों चीजें जब भी पूछेगा तो आंसर एक ही तरीके का बनेगा इनका। लेकिन सवाल ये आता है कि इसका आंसर निकालेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हो, जब भी कोई पैसेज आपके सामने आता है तो डेफिनेटली उस पैसेज को किसी ना किसी ने तो लिखा होगा। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी ने तो उस पैसेज को लिखा होगा, कहीं ना कहीं से तो उसका सोर्स रहा होगा। तो बस मेरे भाई आपको ये देखना होता है कि ये जो पैसेज है इसको जिस किसी ने भी लिखा है तो किस एटीट्यूड के साथ लिखा है। जिस एटीट्यूड के साथ उस व्यक्ति ने उस पैसेज को लिखा होता है वही कहलाता है टोन ऑफ द पैसेज। समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। देखो, जैसे मान लो एक पैसेज मैंने लिखा और उस पैसेज के अंदर मैंने बताया कि मोबाइल फोन्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। तो अगर आप इसमें मेरा एटीट्यूड चेक करोगे तो मैं फोन्स के बारे में कुछ अच्छी बातें कर रहा हूं,
उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। तो यहां पे जो टोन हो जाएगी वो अपने आप में कैसी हो जाएगी भाई? तो आप कहेंगे गुरुजी आप तो यहाँ पे एक तरीके से चीजों के बारे में क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में अच्छी तरीके से प्रशंसा कर रहे हो उसकी, ठीक है ना, उसकी चीज बारे में आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो उसके बारे में। तो जब मैं प्रशंसा कर रहा हूं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, तो यहां पे फैक्ट बेस एक तरीके से जो है हमारी टोन बन जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, टोन का वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस आपको राइटर का एटीट्यूड चेक करना होता है। अगर वो अच्छी बातें कर रहा होगा तो अच्छी बातों से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गई। और अगर निगेटिव टाइप की कोई बातें कर रहा होगा तो निगेटिव टाइप की टोन हो जाएगी। जैसे मान लो मैं किसी चीज की प्रशंसा कर रहा हूं तो फ्रेज वर्ती से रिलेटेड आपकी टोन हो जाएगी। अगर मैं किसी के बारे में कुछ बुरा भला कह रहा हूं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं फिर टोन किस में चली जाएगी, आपकी क्रिटिकल टोन हो जाएगी। क्रिटिकल का मतलब एक तरीके से अपमानित करने वाली, ठीक है, किसी के बारे में बुरा भला कहने वाली, वो वाली टोन हो जाएगी फिर। और अगर किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, कुछ डेटा वगैरह को एनालाइज किया जा रहा है, तो टोन कैसी हो जाएगी, एनालिटिकल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको एक तरीके से पता होनी चाहिए। बाकी और भी प्रकार की टोन होती हैं, जैसे इमोशनल, कहीं पता चले किसी पैसेज के अंदर राइटर जो है वो अपने बारे में कुछ बता रहा है और वो थोड़ा इमोशनल हो रहा है बताते हुए, तो वहां पे इमोशनल यानी सैड वगैरह हो गया, या अपने प्यार को व्यक्त कर रहा है तो लव, हेट, सैडनेस, इमोशनल, ये सारी की सारी टोन्स होती हैं। तो बस अल्टीमेटली एक ही बात है, जो भी बच्चा ये टोन वाला प्रश्न सही करना चाहता है उसको बस एक ही काम करना होगा, राइटर का एटीट्यूड चेक करना होगा। समझ में आ गई ना? सिंपल शब्दों में बस यही चीज है, आपको राइटर का एटीट्यूड चेक करना होगा बस। जो बंदा राइटर का एटीट्यूड चेक कर लेगा ठीक से, वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। ये क्या होता है भाई? देखो पैसेज जब आपको दिया होता है तो पैसेज को लिखने का एक तरीका होता है। मतलब पैसेज को पूछा जाता है तो उसको जो वो लिखा हुआ होता है उसका भी एक तरीका होता है। कैसे तरीका? तीन तीन चार तरीके होते हैं जो आपके ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो मैं उनकी बात कर लेता हूं, वो तीन चार तरीके कौन से, ज्यादातर वही आपको देखने को मिलेंगे। एक तो क्या होता है, जैसे मान लो एक पैसेज आपको दिया गया और उसके अंदर इवेंट्स बटे हुए हैं। मतलब पहले इवेंट्स 1, फिर इवेंट्स 2, फिर इवेंट्स 3, यानी पहले सीन में ये हुआ, दूसरे सीन में ये हुआ, तीसरे सीन में ये हुआ, और एक के बाद एक के बाद एक अगर दिए हुए हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिक्वेंशियल हो जाएगा। मतलब चीजें कैसी हो जाएंगी, सीक्वेंस में हो जाएंगी, तो वो सिक्वेंशियल हो जाएगा मेरे भाई। यहीं पर अगर मैं आपको और बताऊं तो मेरे भाई एक टाइप और भी होता है इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव। सबसे ज्यादा जो पैसेज आपके पूछे जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं। यानी आपको नॉर्मली किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करके दे रखा होता है और उसी के बारे में आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पैसेज आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, ज्यादातर आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है ज्यादातर। और क्लासिफिकेशन वाला भी पूछा जाता है, यानी चीजों को डिवाइड करना होता है उसके अंदर। और कॉज एंड रिजल्ट वाला भी पूछा जाता है, कई बार कॉज एंड रिजल्ट वाला भी होता है। यानी जब आपके पैसेज के अंदर ना किसी चीज के कारण बताए जा रहे हो और उसका परिणाम बताया जा रहा हो, तो वो कॉज एंड इफेक्ट वाला भी हो जाता है आपका। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करते हैं इन्फ्रेंस और कंक्लूजन। देखो वैसे तो आपसे इन्फ्रेंस पूछेगा या कंक्लूजन पूछेगा, बट कई बार ना देखा गया है कि दोनों को भी एक साथ पूछ लिया है। तो इन दोनों में पहले तो आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि दोनों सेम ही तो हैं, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, यानी कि एकदम जो आप सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जो अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं वो कंक्लूजन होता है। तो बच्चे कंक्लूजन और इन्फ्रेंस दोनों को सेम मान के चल लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है भाई, इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप समझो। डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो कंक्लूजन जो होता है वो बेसिकली फैक्ट बेस होता है। फैक्ट बेस मतलब आपके सामने जो पैसेज है बस केवल आपने उसको पढ़ा और उसके आधार पे बता दिया कि भाई ऐसा हुआ होगा। यानी अंतिम निर्णय जो आप लेंगे, जो भी कंक्लूजन आप देंगे, जो आपका फाइनल डिसीजन होगा, वो आप इस पैसेज को देख के बताएंगे कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन
इन्फ्रेंसेस में बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है। जो आपका ये इन्फ्रेंस होता है इसके अंदर छोटा सा चेंज हो जाता है। वो छोटा सा चेंज ये होता है कि आप इस पैसेज को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अपनी खुद की यानी सेल्फ नॉलेज को भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। और सेल्फ नॉलेज को जब इंक्लूड करेंगे तब जो बात आप बताएंगे वो कंक्लूजन ना होके इन्फ्रेंस कहलाएगी। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, ध्यान से समझना है। कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो आपको पैसेज दिया गया है उसके फैक्ट पर बेस्ड जब आप कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं तो वो कंक्लूजन कहलाता है। फाइनल बात जो आप बताते हैं वो कंक्लूजन होता है। लेकिन जब आपने पैसेज को पढ़ा, उसके फैक्ट को, जो उसके फैक्ट वगैरह दे रखे हैं उनको एनालाइज किया और उसमें अपनी सेल्फ नॉलेज को भी ऐड कर दिया, तो फिर वो कंक्लूजन ना होके इन्फ्रेंस बन जाता है। और याद रखना एग्जामिनर दोनों से ही प्रश्न पूछता है, वो इन्फ्रेंस भी पूछता है, कंक्लूजन भी पूछता है। तो उसको निकालने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज को पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे पैसेज में क्या चीज है जिस पर अंतिम तरीके से बात हुई और इसका परिणाम वगैरह क्या निकला। वो सारी चीजें कंक्लूजन कहलाती हैं कि भाई अच्छा ऐसा था इसके अंदर, वो सारी चीजें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने 3 तरीके के प्रश्न इसमें और इंक्लूड किए हैं जिस पर बेस्ड पूरा का पूरा आपका पैसेज ही समझ आएगा। यानी आप ये मान के चलो ये तो वो प्रश्न हो गए जिनके अंदर आपको ना थोड़ा थोड़ा अपनी खुद की नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो इधर वाले प्रश्न थे, ये 5 प्रश्न, इनको करने में आपको खुद की नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। जो भी चीजें जरूरत होती हैं मैंने आपको बता दी, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करनी आनी चाहिए, तभी आप वैसा कर पाएंगे। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि इन वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे पैसेज में से क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट फैक्ट फॉल्स और ट्रू वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कई बार स्टेटमेंट लिख के दे देता है और कई बार उसमें से एक दो फैक्ट उठा लेता है, फिर आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, मतलब दोनों में से एक ही पूछेगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ इनमें से गलत कौन सा है, और कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। तो कुछ भी पूछे आप आराम से कर दोगे। तो मैंने उसको नॉर्मली एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है कि स्टेटमेंट और फैक्ट के करेक्ट, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट और फॉल्स और ट्रू वाले क्वेश्चन भी पूछता है। तो अब ये कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको एक पैसेज दे दिया और उस पैसेज में से क्या कर ली, मान लो 2 फैक्ट उस पैसेज में से उठा लिए। अब 2 फैक्ट उसमें से उठा लिए और आपसे पूछ लिया कि बताओ भैया इनमें से कौन सा राइट है। अब एग्जामिनर ऑप्शन कैसे सेट करेगा, ऑप्शन ए सेट करेगा, ए वाला फैक्ट राइट है, बी वाला गलत है। फिर ऑप्शन बी सेट करेगा, ए वाला गलत है, बी वाला सही है। फिर सी ऑप्शन सेट करेगा, ए भी गलत है, बी भी गलत है। और डी ऑप्शन सेट करेगा कि दोनों सही हैं। तो फिर वो इस तरीके से आपको बताने होंगे। ठीक है, एक तरीके का और होता है इसी में, एक तरीके का और भी फैक्ट बनाता है कि मतलब जैसे 4 फैक्ट आपको, जैसे ये पैसेज है इसमें से 4 फैक्ट निकालेगा एग्जामिनर और निकाल के रख देगा और आपसे पूछ लेगा विच वन इज करेक्ट, यानी इन चारों में से कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। ये भी चीजें देखी गई हैं। तो ये स्टेटमेंट और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट वाले, ये भी पूछे जाते हैं। अब इनको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो इनको करने का तरीका बस यही होता है, दिए गए पैसेज को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वो फैक्ट आपके पैसेज के अंदर मेंशन है और उसमें लिखी गई बात क्या यहां पर भी ठीक लिखी हुई है या नहीं। तो उसको देखने के लिए बस केवल एक ही बात याद रखना, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। रीड द पैसेज अटेंटिवली, यानी पैसेज को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतनी आसानी से स्टेटमेंट और फैक्ट वाले क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 की। 7 नंबर टाइप में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड गिविंग डाटा। मतलब ये हुआ कि जैसे कई बार आपने देखा होगा पैसेज आपको दे रखा होता है तो पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप का मेंशन कर दिया जाता है। कई बार आप नोटिस करना पैसेज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट डेटा टाइप का मेंशन कर दिया जाता है, तो उस डेटा से बेस्ड एसएससी क्वेश्चन बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती है। तो बस मेरे भाई वो आप आसानी से कर लेंगे। यानी आप ये मान के चलो जो पैसेज में जो बातें कही गई होती हैं उन्हीं बातों से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं एक
साधारण सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो जैसे मैंने एक किसान की कहानी की बात की पैसेज के अंदर, और उस कहानी में मैंने बात की कि उस किसान के 4 बेटे थे। तो भाई पैसेज के अंदर मैंने ये बात लिखी हुई है कि उस किसान के 4 बेटे थे। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस बोल रहा हूं, सॉरी, हाउ मेनी चिल्ड्रन, उसके फार्मर के पास कितने बच्चे थे, ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा। तो बस आपको तुरंत क्या पता चल जाएगा, आपको डेटा पता है पैसेज के अंदर से, तो आप तुरंत बता दो कि 4 बच्चे थे। तो इस प्रकार से मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके डेटा से रिलेटेड, यानी उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेता है। अब बात करते हैं और चीजों की अगर हम बात करें तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपसे एंटोनियम और सिनोनियम वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखो, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे मान लो मैंने आपको कोल्ड वर्ड दे दिया, ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने आपको वर्ड दे दिया कूल, ठीक है। अब कूल वर्ड का आपको बताना है एंटोनियम, कूल वर्ड का क्या बताना है, एंटोनियम। अब मैंने ऑप्शन आपको दे दिया, एक तो मैंने हॉट दे दिया एंटोनियम में, वैसे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे बट मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपको क्रिटिकल चीजें कहां देखने को मिलेंगी, और एक मैंने आपको ऑप्शन दे दिया वार्म। अब बच्चा यहां पे फंस जाएगा, दिक्कत, क्योंकि दोनों ही वर्ड इसके एंटोनियम है कायदे में, बट मैंने क्या कहा, एंटोनियम और सिनोनियम एग्जामिनर पूछता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज का मतलब यह है कि आपके पैसेज में जो वर्ड इंक्लूड होगा आप उसी को एंटोनियम मानेंगे। अब मान लो आपके पैसेज में वार्म वर्ड जो है वो इंक्लूड है, लेकिन हॉट वर्ड इंक्लूड नहीं है, बट कई सारे बच्चे देखते ही कूल का एंटोनियम क्या मार देंगे, हॉट मार देंगे, तो यही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको एंटोनियम सिनोनियम बताना होता है। अब आप देख रहे हो ना कि कूल का एंटोनियम आपके पैसेज में क्या दे रखा है, वार्म दे रखा है, तो बस मेरे भाई यही आंसर होगा, अगर हॉट लगा दिया तो गलत कर दोगे। अब ये बहुत सिली मिस्टेक होती है, क्योंकि बच्चा ये गलती करता है, उसको लगता है कि ये तो दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं, बट मेरे भाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज चेक करनी होती है चीजें, चाहे सिनोनियम की बात हो चाहे एंटोनियम की बात हो। तो इस क्लास के अंदर मेरा बस ये पर्पस था। मैं जानता हूं अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को करने पे उतरते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक क्लास में ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता कि आप 30-40 मिनट की वीडियो बनाएंगे और खत्म हो जाएगा। मैं बस आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, एक तरीका आपको बताना चाह रहा था कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो पैसेज दिया जाता है आपको, उससे बेस्ड किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, और मैं बस एक जर्नल आइडिया आपको प्रोवाइड करा रहा था कि उसको करने का क्या तरीका होता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा, और याद रखना इस तरीके को वही लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, जिनकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी हैं और जिनको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हों। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।